नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 12वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास 3 रहने वाला है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों का ना जब तक एग्जाम हो नहीं जाता तब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। और आप लोगों का ना ये जो आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि का विषय है ना, तो उसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन टॉपिक में से ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा तो वहाँ से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और आप लोगों को विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को ना उस पूरा टॉपिक का अच्छे से रिवीजन हो पाए। आप लोगों को मैं सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अभी जिस प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो कुछ उसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो छांट करके ला रहा हूँ और आप लोगों को ना पूरी तरह से अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, ताकि एक क्लास में ना सारे जो आप लोगों का टॉपिक रहे उसको मैं कवर करा सकूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों के लिए 15-20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना और आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, और इन 15-20 नंबर में ना आप लोगों को कितना नंबर आता है ये जरूर अपने आप में गैस कीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए केवल एक ही नंबर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रियाओं को उचित क्रम में रखें। मतलब शिक्षण की जो प्रक्रिया है ना, पढ़ाने की जो विधि है ना, उसको आप लोगों को ना उचित क्रम में जमाना है। और आप लोगों को 5 प्रकार से अलग अलग थ्योरी दिया है। सबसे पहला को पढ़िए, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। दूसरा मूल्यांकन। तीसरा पुनः शिक्षण। चौथा उद्देश्यों को निरूपित करना। और पांचवा सामग्रियों की प्रस्तुतिकरण। तो आपको इसे क्या करना है, आप जिस प्रकार से एक शिक्षक के रूप में पढ़ाओगे ना, तो उस विधि का क्या करना है, अरेंज करना है आप लोगों को कि पहला क्या करोगे, दूसरा क्या करोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस प्रकार से आप लोगों को अरेंज करना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम ही आप लोगों को इसको पढ़ने का या रटने का आवश्यकता नहीं है। केवल ये आप लोगों को सेंस ऑफ ह्यूमर को चेक करता है कि आप में कितना समझ है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप गैस कीजिए, बताइए, फिर मैं आप लोगों का इसका विस्तार पूर्वक समझाते हुए बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 4, 1, 5, 2, 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रियाओं को उचित क्रम में रखें। शिक्षण प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ाओगे ना एक शिक्षक के रूप में, तो वो शिक्षण कहलाता है कि आप किन किन विधियों का सबसे पहला उपयोग करोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से आप पढ़ाओगे, ये पूछा है। तो आप जो पढ़ाओगे वो क्या करोगे, सबसे पहला में जो आएगा वो उद्देश्य को निरूपित करना। मतलब कुछ भी आप जब पढ़ाओगे, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ाओगे, तो उसको पढ़ाने का सबसे पहले आप में उद्देश्य क्या है ये आप लोग पहले आइडेंटिफाई करोगे नहीं, है ना। तो अभी आप लोग मान के चलो जो पढ़ रहे हो, तो उसका पढ़ने का भी उद्देश्य क्या होगा कि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है ना। तो ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब आप लोग पढ़ाने जाओगे कोई भी क्लास को ना, तो सबसे पहले उस टॉपिक का उद्देश्य को निरूपित करोगे, मतलब उस जो उद्देश्य है ना उसको बताओगे, समझोगे। तो ये पहला हो जाएगा, चौथा वाला। उसके बाद दूसरा आएगा वर्तमान ज्ञान से पूर्व ज्ञान को जोड़ना। तो जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक को अभी वर्तमान जो ज्ञान होगा ना, मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको जोड़ करके पढ़ाओगे कि पहले क्या होता था, अभी क्या होता है, इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे एक साथ, ताकि जो बच्चे सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं ना, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को वहाँ इन्वॉल्व करेंगे, खुद को जोड़ेंगे। तो ये इसमें दूसरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो होगा वो क्या होगा, वो पांचवा इसमें आ जाएगा, सामग्रियों की प्रस्तुतिकरण। आप किस विधि के साथ पढ़ाओगे और किस जो इंस्ट्रूमेंट है ना, पढ़ाने की जो अलग अलग उपकरण है, वो किस उपकरण के साथ पढ़ाओगे, ये तीसरा में आ जाएगा। जैसे अगर आपके पास बुक है तो बुक के साथ पढ़ाओगे, अगर बुक के अलावा और कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल है तो वो लेकर आ सकते हो, है ना, कोई मॉडल वगैरह ला सकते हो। अगर विज्ञान वगैरह पढ़ा रहे हो तो आप किस विधि का प्रयोग करें, मतलब कौन कौन सी उसमें सहायक सामग्री है उसका यूज़ करो, ये तीसरा में आ जाएगा। उसके अलावा चौथा जो होगा वो दूसरा हो जाएगा, इसमें मूल्यांकन हो जाएगा, ये चौथा में आ जाएगा कि आप जब पढ़ा लिए सामग्री
सामग्रियों के साथ, तो फिर उसका मूल्यांकन करोगे कि आपने जो पढ़ाया वो कितना सार्थक है, कितना अच्छा बच्चे जो है वो सीख पाए, तो ये चौथा में हो जाएगा। उसके अलावा अंतिम में जो होगा वो पुनः शिक्षण होगा। अगर बच्चे ने किसी प्रकार से नहीं सीखा, किसी प्रकार की उसमें लगता है कि सीखने में कोई कमी है, आपके पढ़ाने में कोई कमी है, तो उसका मूल्यांकन करोगे और मूल्यांकन करने के बाद पुनः शिक्षण, उस टॉपिक को दोबारा आप बच्चे को समझाओगे, तो ये पांचवा हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, उद्देश्य को आप लोग क्या करोगे, जानोगे जो आप लोग पढ़ाओगे वो। दूसरा में वर्तमान ज्ञान से ना जो आप पढ़ाने वाले हो उसको जोड़ करके पढ़ाओगे। उसके अलावा तीसरा क्या करोगे, तीसरा आप लोग कौन कौन सी सामग्रियों का प्रस्तुत करोगे, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ आप बच्चों को पढ़ाओगे, ये तीसरा होगा। चौथा फिर आपने पढ़ाने का मूल्यांकन करोगे। और पांचवा किसी भी प्रकार से क्या करोगे, अगर कमी है तो पुनः शिक्षण कराओगे, दोबारा बच्चे को पढ़ाओगे। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को क्यों दिया जाता है ये अगर बताऊँ ना, तो आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, शिक्षक बन करके बच्चों को पढ़ाओगे, तो पढ़ाने का आपका तरीका कैसे होना चाहिए, आप कैसे सोचते हो, किस प्रकार से अलग अलग विधि का उपयोग करोगे, तो इस प्रकार से आपकी जो ब्रेन है ना उसको टेस्ट करता है जो एग्ज़ाम है वो, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है ये टेस्ट करता है एग्जामिनर जो है वो। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक इस प्रकार के प्रश्नों को अटेम्प्ट करना और ध्यानपूर्वक आंसर लेना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्रमांक 53 को। अधिगम के रूप में आकलन CCE का महत्वपूर्ण अव्यय है क्योंकि, तो पहला इसमें थ्योरी करके दिया है, अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है। दूसरा करके इसमें दिया है, जीवंत पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। कूट करके इसमें दिया है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, या ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 53 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम के रूप में आकलन CCE का महत्वपूर्ण अव्यय है क्योंकि, तो CCE का सबसे पहले है क्या ये जान लो। तो सबसे पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म के बारे में जान लो। CCE होता क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है क्या, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको हिंदी में ना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग ना अपने शब्दों में समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है ना, तो इसका जो मतलब होता है ना वो स्कूल में बच्चों का मूल्यांकन के तरीके को जांचना है। क्या, तो बच्चों को ना स्कूल में ना मूल्यांकन का एक ये तरीका है। और इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को ना रटंत पद्धति को ना छुड़ा करके, मतलब रटंत पद्धति से मुक्त करा करके क्रिएटिविटी के माध्यम से सीखने पर ना क्या करता है, जोर देता है। और इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो होता है ना वो दोनों पक्षों में बच्चों को व्यापक उसका क्या किया जाता है, शिक्षा प्रदान किया जाता है और मूल्यांकन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें बोला है CCE का महत्वपूर्ण अव्यय क्या है बोला है ना, तो देखो सबसे पहला इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है। क्या, तो CC जो ई है ना वो अधिगम मतलब लर्निंग जो होता है ना वो सीखने को क्या करता है, मदद करता है। तो बच्चों को इसमें क्या होता है, सीखने के लिए मदद मिलता है। ठीक, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो ये बच्चों को अधिगम कौशल में सीखने के लिए पहला मदद करता है। दूसरा, जीवंत पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। जीवंत पर्यंत मतलब जीवन भर वो क्या करता है, अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना होता है। ठीक है, तो जीवन भर क्या करते रहता है, अधिगम की जो क्षमता है मतलब सीखने की जो क्षमता है ना उसका विकास करते रहता है इसके माध्यम से। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी कभी इसके फुल फॉर्म के बारे में भी पूछा जाता है तो इसको याद रखना है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इसका फुल फॉर्म है और इसके अलावा इसको हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो और शिक्षक होने के नाते आप बच्चों का भी क्या करोगे, समय समय पर कक्षा में मूल्यांकन लोगे और मूल्यांकन किस प्रकार लोगे ये भी आप लोगों में जांचने का विषय होता है। तो
इसीलिए आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में एक विचारणीय बिंदु है। तो आपको 3 अलग अलग थ्योरी दी है, इसको पढ़ करके आपको बताना है कौन कौन सा इसमें सही है। पहला मूल्यांकन प्रविधि, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा अधिगम अनुभव। कूट में करके इसमें दिया है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा इसमें तीनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में एक विचारणीय बिंदु है। मान के चलो आप लोग किसी कक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहते हो, मतलब कोई भी जो चैप्टर है ना उसका निर्माण करना चाहते हो कि कक्षा 5वीं में कौन से जो विषय में क्या होना चाहिए इसका आप निर्माण करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप लोग किन किन बातों का ध्यान दोगे? तो जो ध्यान दोगे वो मूल्यांकन प्रविधि का दोगे कि किस प्रकार से इसका मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है, कैसे कैसे इसका मूल्यांकन का प्रविधि हो सकता है ना, तो ये ध्यान में रखोगे। दूसरा, विषय वस्तु को ध्यान में रखोगे। मान के चलो आप लोग कक्षा 5वीं का ना हिंदी का जो विषय है उसका पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हो, तो इसके विषय वस्तु को ध्यान दोगे कि कक्षा 5वीं के हिंदी में क्या क्या मेरे को रखना है, कौन कौन सी ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये क्या करोगे आप में ये ध्यान रखोगे। उसके अलावा तीसरा, अधिगम अनुभव। तो जो बालक ना कक्षा 4वीं के बाद 5वीं में आएगा तो उसका क्या क्या अनुभव की आवश्यकता पड़ेगा, तो वो आप लोग ध्यान रखोगे। उसके अलावा आप अपने जो सीखने का जो तरीका है बच्चों कैसे सीखेंगे, तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, वो जो अधिगम अनुभव है ना उसका भी उसको ऐड करोगे, ताकि बच्चा जो है उस टॉपिक को पढ़ करके जो जरूरी जो उद्देश्य है, जो जरूरी जो नॉलेज है उसको मिल पाए। तो ये आप में एक अधिगम जो अनुभव है वो भी होने चाहिए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 63 को आप ध्यान से पढ़िए। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र विषय शिक्षक बनाते हैं, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र बाहरी संस्थाएं तैयार करती है। ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार पर केंद्रित होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के प्रदर्शन को प्रमाणित करना होता है। ऑप्शन सी, रचनात्मक परीक्षण अवलोकन प्रविधि पर आधारित होते हैं, जबकि योगात्मक मूल्यांकन पेपर पेंसिल परीक्षण है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, गैस कीजिए, फिर आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार पर केंद्रित होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थी के प्रदर्शन को प्रमाणित करना होता है। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से पढ़िए, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर है। तो रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है ना क्रिएटिविटी तरीके से सीखने पर जोर देता है, और इसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार केंद्रित होता है। शिक्षण अधिगम मतलब ये होता है कि पढ़ाना और सीखना, तो पढ़ाने में और सीखने में जो ना हमेशा सुधार पर जोर देता है रचनात्मक मूल्यांकन में, ताकि बच्चे जो है ना वो क्रिएटिविटी तरीके से खेल कूद के माध्यम से, कहानी कथन के माध्यम से जो सीख सकते हैं ना, तो उसको रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। मतलब यह है कि पढ़ाने के दौरान ना आप बच्चों को कहानी कहते हो, उसके अलावा खेल खेल के माध्यम से पढ़ाते हो, गाना वगैरह गाँव गा करके पढ़ाते हो, तो इस प्रकार की जो पढ़ाई होता है ना उसे रचनात्मक कहा जाता है। और रचनात्मक मूल्यांकन में क्या आता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन में ना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार केंद्रित होता है। जब आप लोग क्या होता है, आप लोगों को खेल खेल के माध्यम से, कहानी कथन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, तो आप अच्छे से सीखोगे। और सीखने के बाद जब आप लोगों का रचनात्मक तरीके से मूल्यांकन लिया जाएगा हफ्ते में, महीने में, तो आप उस मूल्यांकन में क्या करोगे, खरा उतरोगे ना। जी हाँ, तो वो क्या होगा, वो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगा उसमें सुधार केंद्रित होता है हमेशा, है ना। तो ये क्या होगा, रचनात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक है, जिसमें क्या है, आपका मूल्यांकन किया जाएगा और आप लोगों को मूल्यांकन से ये पता चलेगा किसी प्रकार की कमी है तो उसको फिर से क्या किया जाएगा, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे क्या होगा, सुधार आएगा और सुधार केंद्रित होता है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, इसका जो उद्देश्य होता है ना वो विद्यार्थियों को प्रदर्शन प्रमाणित करना होता है, केवल इसमें प्रदर्शन प्रमाणित होता है। ठीक है, मतलब जो बच्चे हैं ना उसका क्या होगा, योगात्मक मूल्यांकन में केवल उसका रिजल्ट को दिखाएगा, और रिजल्ट को क्या होगा, नंबर में दिखेगा। तो नंबर में दिखेगा तो वो क्या होगा, प्रदर्शन प्रमाणित होगा कि इसका इतना नंबर आया, इसका इतना नंबर आया। तो दोनों में ये प्रमुख
उन्मुखता अंतर देखने को मिलता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। एक कथन दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ लोग कमज़ोर हैं। यह किस स्थिति का सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए बुद्धि और लिंग अंतर, ऑप्शन बी बुद्धि और जातीय अंतर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत असमानता या ऑप्शन डी व्यक्तिगत उन्नति। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत असमानता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले एक कथन दिया है इसको ध्यान से पढ़िए। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ लोग कमज़ोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत दिया है ना, मतलब ये जो लाइन दिया है उसमें क्या है, तो ये ना व्यक्तिगत असमानता को दर्शा रहे हैं ना। आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है उसमें एक टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता। और व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता ये बोलता है कि इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति को आप उठा करके ले आओ, कोई भी दो व्यक्ति ना एक समान एक गुण वाला बिल्कुल भी नहीं होता है। दो व्यक्ति अगर ले करके आओगे ना तो उसका शारीरिक उसमें ना वजन में, लंबाई में, हाइट में या तो बौद्धिक क्षमता में, कई जो होगा वो उसका बुद्धि तीव्र चलेगा, कई जो है उसकी बौद्धिक क्षमता थोड़ा धीमी चलेगा। तो इस प्रकार से चाहे वो बौद्धिक क्षमता हो चाहे वो शारीरिक क्षमता हो, अंतर किसी न किसी प्रकार से रहता है। कोई भी दो व्यक्ति एक समान एक गुण वाला बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत असमानता बोलते हैं या व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं। और इस कथन में भी सेम टू सेम बोला है ना। देखो हमारे सामने क्या है, कोई लंबा व्यक्ति है, कुछ छोटे व्यक्ति, कुछ गोरे हैं तो कुछ काले हैं, कुछ हष्ट पुष्ट है मतलब शारीरिक रूप से क्या है एकदम मजबूत है तो कुछ थोड़ा कमज़ोर है। तो ऐसे व्यक्ति वो क्या दर्शा रहा है? ये सारे जो व्यक्ति है वो व्यक्तिगत असमानता को दर्शा रहे हैं ना, कि कोई भी दो व्यक्ति वो हमेशा समान नहीं होता है, कभी भी समान नहीं होता है। कोई भी जुड़वा बालक को ले लो जो एक ही परिवार में एक ही वंश में पैदा हुआ होगा, वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अंतर देखने को ही मिलता है। तो कोई भी दो बालक समान नहीं होता है, इसी को व्यक्तिगत भिन्नता के नाम से जानते हैं। और ये आप लोगों में टॉपिक है। और आप लोगों को ये टॉपिक क्यों दिया है? क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हो, आपके कक्षा में हजारों की संख्या में बच्चे रहने वाले हैं। तो उन बच्चे में कोई भी दो बालक जो होगा वो समान होगा क्या? नहीं होगा। तो सारे बालकों में जो अलग अलग भिन्नता पाया जाता है, सारे बालक को आप लोग एक साथ लेकर के एक कक्षा में एक टॉपिक को आप पढ़ाओगे तो एक तरीके से आप पढ़ाने वाले हो ना, तो उस सारे बच्चों को ना, सारे बच्चे जो सीख पाए ऐसे आप लोगों को मेथड का यूज़ करके पढ़ाना है। तो इसीलिए आप लोगों को ये टॉपिक दिया ताकि आप लोगों में ये जो सेंस है ना वो पैदा हो सके। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन में ना आप लोगों का जो टॉपिक है ना आपकी सिलेबस में भिन्नता मतलब व्यक्तिगत भिन्नता वो कवर हो जाएगा। केवल आप लोगों को ये समझना है कि व्यक्तिगत भिन्नता होता क्या है, केवल ये समझना है। आपको ये क्यों पढ़ना है, केवल ये समझना है आप लोगों को क्यों पढ़ना है। क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हो, शिक्षक बनने के नाते आप कक्षा में हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग जाति, वंश, धर्म, समुदाय, लिंग से बच्चे आएंगे। तो उन सारे बच्चों को आप एक शिक्षक होने के नाते एक कक्षा में एक साथ कैसे पढ़ाओगे? तो इसी को चेक करते हैं, आपका जो माइंडसेट है उसको चेक करता है जो क्वेश्चन पेपर छांटने वाला होता है वो। तो इसीलिए आप लोगों को ये ना अच्छे से समझना होगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला होता है ना तो हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर लेना है सीडीपी के विषय में, नेगेटिव कभी नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। बच्चे बुरे या गलत कभी नहीं होते। एक बार जो शिक्षक है ना वो गलत हो सकता है, शिक्षक व्यवस्था गलत हो सकता है, पूरा स्कूल गलत हो सकता है, लेकिन बच्चा जो है ना वो कभी गलत नहीं होता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। जब तक प्रश्न गलत ना बोले गलत आंसर आपको नहीं लेना है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से पढ़िए। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी यह पीयर ग्रेडिंग का समान है। ऑप्शन सी साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है। या ऑप्शन डी कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन।
तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। कैसे? तो पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो पीयर रेटिंग जो होता है ना, तो पीयर रेटिंग एक मूल्यांकन उपकरण होता है जिसके माध्यम से ना किसी अन्य व्यक्ति के जो कार्य है ना, तो उसका जो मूल्यांकन है वो दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है या अन्य सदस्यों के जो व्यक्ति होंगे ना तो उसके द्वारा किया जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको पीयर रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कभी कभी इस प्रकार से जो प्रश्न है वो, तो पीयर रेटिंग क्या होता है ध्यान रखना है। ठीक है, जो एक सदस्य का कार्य होगा ना वो दूसरे सदस्यों द्वारा जब उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे ही पीयर रेटिंग कहते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को अब ध्यान से पढ़िए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षण केंद्रित कार्यलाप में बदलना। ऑप्शन बी बोधात्मक भावात्मक कौशलों के विकास में मदद करना। ऑप्शन सी याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। या ऑप्शन डी छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपरोक्त निर्णय लेना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैसे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है बोला है। और आप लोगों को पिछले प्रश्न में समझाया था ना कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को क्या बोला जाता है, तो इसे CCE के नाम से जानते हैं। आप लोगों को बताया था ना ये CCE का फुल फॉर्म क्या है, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, तो ये जो है ना वो बाकी तीनों ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें क्या नहीं है बोला है, तो नहीं जो होगा ना वो अध्यापन एवं शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षण केंद्रित कार्यलाप में बदलना। तो शिक्षण केंद्रित कहने का मतलब ये है कि शिक्षण केंद्रित वो होता है जिसमें क्या होता है, एक जो शिक्षक होता है ना वो कक्षा में आता है और जो मन किया वो पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद चला जाता है। और बालक चाहे सीखे चाहे ना सीखे इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। केवल जो शिक्षक है ना वो अपने मनमर्जी मुताबिक जो पढ़ाना होता है पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाना होता है नहीं पढ़ाएगा। तो उसी की मर्जी से जब होता है ना केवल शिक्षक की मर्जी से, तो उसे शिक्षण केंद्रित जो अध्ययन है ना वो कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी का जो सिस्टम है ना NEP 2020 के बाद उसमें क्या किया गया, छात्र केंद्रित जो शिक्षण अधिगम है उसको किया गया है। छात्र केंद्रित शिक्षण अधिगम क्या होता है, जिसमें जो होता है ना वो बच्चा भी ना जब पढ़ाएगा तो उसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कोई भी शिक्षक बच्चे को पढ़ाने आएगा तो उस पढ़ाने में ना बच्चा जो है उसके मन में अगर डाउट आता है तो वो डायरेक्ट ना पढ़ाने के बीच में क्वेश्चन कर सकता है। उसके अलावा क्या होगा, किसी भी प्रकार से एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा शिक्षक के माध्यम से, तो छात्र को भी उसको 50-50% इन्वॉल्व होगा। छात्रों को ही एक्टिविटी कराया जाएगा, छात्रों को ही कहानी सुनाया जाएगा, उस कहानी का पात्र बनाया जाएगा छात्रों को ही। और वो क्या होगा, तो इस प्रकार की जो अध्ययन प्रणाली होगा ना उसको छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और इसमें देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है बोला है। तो जो नहीं होगा ना वो अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षण केंद्रित कार्यलाप में बदलना, तो ये इसमें नहीं होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। बाकी देखो बोधात्मक भावात्मक कौशल का विकास में मदद करना, ये पॉजिटिव है। आप लोगों को बोला था ना प्रश्न पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव लेना है, तो बी को देखो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। सी को देखो याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य हो जाएगा। उसके अलावा देखो डी को छात्र के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, तो उसके परिवेश के बारे में भी क्या करेगा, वो जानकारी एकत्र कर सकता है, उसका निर्णय भी क्या कर सकते हैं शिक्षक जो है वो थोड़ा बहुत अपना जो ओपिनियन है वो दे सकता है इसके माध्यम से। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशनल स्टेज TAT है। ऑप्शन ए व्यक्तिनिष्ठ तकनीकी, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ तकनीकी, ऑप्शन सी प्रक्षेपण तकनीकी, या ऑप्शन डी प्रयोगात्मक तकनीकी।
तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण तकनीकी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट टीएटी है। तो ये जो टीएटी है ना उसका जो फुल फॉर्म है वो थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट हो जाएगा। और ये क्या होता है? ये एक प्रक्षेपण क्या होता है? तकनीकी होता है। और प्रक्षेपण तकनीकी क्या होता है? तो प्रक्षेपण तकनीकी के माध्यम से क्या किया जाता है? किसी के व्यक्तित्व को मापने के लिए ना एक विधि होता है ये, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति होगा ना उसके अगर व्यक्तित्व को नापना है, उसको मापना है, उसके नेचर को मापना है कि उसका व्यवहार कैसा है, वो पढ़ने लिखने में कैसा है, तो इस प्रकार की जो विधि होगा ना तो उसे टीएटी के नाम से जानते हैं, थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये प्रक्षेपण तकनीकी होता है, ठीक है, जिससे किसी व्यक्तित्व के व्यक्तित्व को मापा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट मतलब टीएटी जो विधि है ना किसी के व्यक्तित्व को मापने के लिए, तो इसका जो निर्माण है ना वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है, हेनरी मरे है। कौन? तो हेनरी मरे जो नामक मनोवैज्ञानिक है ना इन्होंने इसका आविष्कार किया था, मतलब इस विधि को दिया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। तो चार आप लोगों को अलग अलग कथन दिया है। पहला को ध्यान से पढ़िए, इनका आंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। दूसरा, ये परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरा, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय व वैध होते हैं। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 4 या ऑप्शन डी 2 एवं 3। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन है ना वो इसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जाएगा। और आप लोगों को पता होगा ना कि अभी कुछ ज़्यादा ही कूट में पूछा जा रहा है, तो ये आपने माइंड में पहले से ही बिठा लेना, कम से कम 60 से 70% जो है ना वो कूट में ही पूछा जाएगा जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। इंग्लिश को छोड़ करके और रीजनिंग को छोड़ करके जितने भी आप लोगों का जो विषय रहेगा ना 3 विषय, तो वो अधिकतर कूट में ही पूछा जाएगा। तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप गेस कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एवं 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है कि आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका अलग अलग ऑप्शन दिया जाएगा 3 से 4 अलग अलग, तो उसे क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षण बोला जाता है, ठीक है। चाहे वो ओरल में हो मतलब मौखिक रूप से आपसे पूछा जाए, चाहे वो लिखित रूप से पूछा जाए। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण क्या होगा? तो उसका जो गुण होगा वो पहला हो जाएगा, इनका आंकन शीघ्रता से और सुगमता से किया जा सकता है। मान के चलो आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं कोई भी एक और उसका 4 ऑप्शन दे दूं, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक बताओगे, तो उसका क्या करूंगा मैं? सुगमता से और शीघ्र से उसका आकलन कर लूंगा ना। तो ये पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा होगा, ये परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार से इसमें व्यक्तिगत रूप से क्या होता है? प्रभाव इसमें नहीं पड़ता, डायरेक्ट उसमें प्रश्न आंसर दिया जाता है, तो उसमें पता चल जाता है उसका आंसर कितना है ना। तो ये नहीं होता, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होता है। देखो वस्तुनिष्ठता आप में दिया जाएगा एक प्रश्न और 4 अलग अलग ऑप्शन, तो इसमें क्या होता है आपको ज़्यादा मौका मिलता है कि इसमें से कौन सा सही होगा, क्योंकि आपको प्रश्न भी वही मिलता है, उत्तर भी उन्हीं में से एक होता है। तो आपको केवल क्या करना होता है? छांटना होता है। तो वस्तुनिष्ठता के कारण क्या होता है? अधिक विश्वसनीय होता है और वैध होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना पहला, दूसरा और तीसरा इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं बोला, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत शैक्षणिक उपलब्धि उच्च सामाजिक विकास में खराब होता है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन सी इंट्रा व्यक्ति अंतर या ऑप्शन डी इंटर व्यक्तिगत अंतर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च सामाजिक विकास में खराब होता है, यह एक उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ना वो इंट्रा व्यक्तिगत अंतर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब इंट्रा व्यक्तिगत अंतर क्या होता है ये समझ लो, आपको सरल तरीके से समझाता हूँ। इंट्रा व्यक्तिगत अंतर कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो है ना वो दूसरे लोगों में क्या होता है, दूसरे लोगों को व्यवहार में अंतर को अगर ढूंढता है ना तो उसे इंट्रा व्यक्तिगत अंतर कहते हैं। मान के चलो एक जो बालक है ना वो दूसरे बालक के व्यक्तिगत व्यवहार मतलब उसके जो व्यवहार में अगर अंतर को ढूंढ लेता है, स्पष्ट कर लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इंट्रा व्यक्तिगत अंतर कहते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, इंटर व्यक्तिगत अंतर क्या होता है ये भी जान लो। इंटर व्यक्तिगत अंतर उस अंतर को कहते हैं जिसमें एक बच्चा जो है वो स्वयं के व्यवहार में अंतर को ढूंढता है। क्या? तो स्वयं के व्यवहार में ना खुद आकलन करे, खुद अंतर ढूंढे कि मेरे स्वयं के व्यवहार में क्या अंतर है, पहले क्या था अब क्या हूँ, मैं कैसे आकलन करूँ मैं खुद का। तो ये जब करता है ना, खुद के व्यवहार में अंतर को ढूंढता है, तो वो इंटर व्यक्तिगत अंतर कहलाता है। और जब दूसरों के व्यवहार के ढूंढता है ना, मतलब दूसरों के व्यवहार में अंतर को ढूंढता है दूसरों की, ठीक है, तो वो इंट्रा व्यक्तिगत अंतर कहलाता है। तो इन दोनों को अपने शॉर्ट नोट्स में चाहो तो लिख करके रख सकते हो। और ये जो टॉपिक है ना आप लोगों का व्यक्तिक भिन्नता का जो टॉपिक है ना उसमें से है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें भी सेम टू सेम कहा है कि एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च सामाजिक विकास में खराब होता है। एक बच्चा मतलब वो क्या है, दूसरों के बारे में क्या कर रहा है, दूसरों के व्यक्तित्व का क्या कर रहा है, अंतर ढूंढ रहा है दूसरों के व्यक्तित्व पर। तो दूसरे के व्यक्तित्व में अंतर ढूंढेगा तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर बोलेंगे ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को ना घुमाने के लिए क्या है ना इसी प्रकार से लॉन्ग फॉर्मेट में दिया होता है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो उतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ईजी है, अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो। केवल आपको घुमा करके ही दिया जाता है, केवल आपको समझना होता है प्रश्नों को पढ़ करके। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। कथन दिया है इसमें, तो ये भी तो क्वेश्चन सेम है जी, हम लोगों ने पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा था ना इसमें तो ये सेम है, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी इसको, जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग हुष्ट पुष्ट हैं और कुछ लोग कमज़ोर हैं, तो किस में आएगा बोला है। आप लोगों को बताया था ना कि व्यक्तिगत असमानता में आ जाएगा, है ना, तो बताया था ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इसीलिए आप लोगों को बता दिया इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यान से पढ़िए। प्रमापीकृत परीक्षण निर्माण के सोपानों के संदर्भ में उपरोक्त क्रम का चयन कीजिए। तो आपको ना कुछ ये जो अलग अलग 4-5 थ्योरी दिया है ना उसको आप लोगों को क्या करना है, फिर से अरेंज करना है सीक्वेंस में, आप लोगों को लाइन टू लाइन जमाना है, पहले कौन आएगा दूसरा कौन आएगा। पहला दिया है तैयारी, दूसरा दिया है परीक्षण की योजना बनाना, तीसरा दिया है परीक्षण का मूल्यांकन और चौथा दिया है परीक्षण में अंतिम प्रारूप। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। एक शिक्षक के रूप में सोचो कि क्या आप लोग इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से सोचिए और बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रमापीकृत परीक्षण निर्माण के सोपानों के संदर्भ में उपरोक्त क्रम का चयन कीजिए। मान के चलो आप किसी कक्षा में मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है, आप परीक्षण कर रहे हो, मूल्यांकन ले रहे हो, तो आप क्या क्या करोगे ये पूछा है। तो सबसे पहले जो आएगा वो परीक्षण की योजना बनाना। कोई भी आप लोग अगर कि एग्ज़ाम ले रहे हो, परीक्षण ले रहे हो, तो आप क्या करोगे जी, सबसे पहले आप लोग परीक्षण लोगे, उसका योजना बनाओगे कि कैसे कैसे आप उसका परीक्षण लोगे, तो ये योजना बनाओगे। दूसरा क्या होगा, उसका तैयारी करोगे। दूसरा में आप लोग कोई भी योजना बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, तैयारी करोगे उस योजना की, उसके लिए कैसे आप उसको क्रियान्वित कर सकते हो उसके लिए, ये हो गया। उसके बाद तीसरा में जो आएगा वो परीक्षण का अंतिम प्रारूप हो जाएगा। क्या? तो तीसरा में जो आएगा वो परीक्षण का अंतिम प्रारूप हो जाएगा कि अंतिम प्रारूप में आप लोग उसको किस प्रकार से क्या करोगे, क्रियान्वित करोगे, इसका प्रारूप हो जाएगा, है ना। प्रारूप का मतलब क्या होता है, प्रारूप का मतलब होता है उसका
उसका डायग्राम होता है कि कैसे आप लोग ले सकते हो। और उसके अलावा चौथा में जो आएगा ना वो परीक्षण का मूल्यांकन लोगे। तो जब आप परीक्षण करोगे तो उसका क्या करोगे, अंतिम रूप से उसे इवोल्यूट करोगे, मतलब उसका परीक्षण का मूल्यांकन करोगे, तो ये चौथा में आ जाएगा। तो सबसे पहला कोई भी आप लोग अगर मूल्यांकन लोगे, परीक्षण लोगे, तो सबसे पहला आप लोग योजना बनाओगे। योजना बनाने के बाद उसका तैयारी करोगे, तैयारी हो जाएगा, फिर परीक्षण के अंतिम प्रारूप में पहुंचोगे कि ऐसे ऐसे मेरे को लेना है, और उसके बाद अंतिम रूप से क्या करोगे, परीक्षण का मूल्यांकन करोगे। तो ये चौथा हो जाएगा। किसी भी प्रकार से उतना टफ लगा कि आप लोगों को नहीं ना, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 73 को ध्यान से पढ़िए। गलतियों को छुपाया ना जावे बल्कि उन्हें रचनात्मक रूप में प्रयोग में लावे। अर्थ है ऑप्शन ए, शिक्षक एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों की चर्चा पूरे समूह में करे। ऑप्शन बी, शिक्षक का ध्यान सदैव विद्यार्थी की गलतियों पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन सी, गलतियों को आत्मविश्लेषण के उपकरण, या ऑप्शन डी, त्रुटियों का होना टाला जाना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, गलतियों को आत्मविश्लेषण के उपकरण जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो गलतियों को छुपावा ना जावे बल्कि उन्हें रचनात्मक रूप से प्रयोग में लावे। अर्थ है, तो मान के चलो आप लोगों से किसी भी प्रकार की अगर गलती होता है तो क्या आप लोग उसके छुपाते हो कि या आप लोग उस गलती को ना क्या करते हो, एनालिसिस करते हो और उसके क्या करते हो, आत्मविश्लेषण करते हो, उससे सीखते हो कि मेरे से अगर ये गलती हुआ तो आखिर हुआ क्यों है, और उस गलती से सीख लेते हुए आप करते हो दोबारा उस गलती को ना करते हुए अच्छे से उसको क्या करते हो, सीखते हो। तो वो क्या होगा जी, गलतियों को आत्मविश्लेषण की उपकरण बोला है। तो जो गलती आप लोगों से हुआ है उसको आत्मविश्लेषण करोगे, मतलब उसका एनालिसिस करोगे कि आपसे अगर वो गलती हुआ है तो क्यों हुआ है, और उसको एक उपकरण के रूप में यूज़ करोगे कि दोबारा मेरे से इस प्रकार से गलतियां ना हो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए को देख लो कि ये गलत कैसे है। शिक्षक एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को चर्चा पूरे समूह में करें। तो आप लोग ये बताओ, किसी के बच्चों की गलतियों की आप लोग पूरा चर्चा समूह में करो कि देखो ये बच्चा जो है ये गलती किया है। ये सही तो हो सकता है लेकिन एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से गलत है। अपने आप को फिर वो क्या करेगा, हीन महसूस करेगा, शर्म लगेगा उनको। तो सबके सामने उसकी गलतियों को आप लोग क्या कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। आप अकेले में कर सकते हो, वो समझ में आता है, लेकिन सबके सामने उसको नहीं बतला सकते। तो ये गलत हो जाएगा। बी को देखो, शिक्षक का ध्यान सदैव विद्यार्थी की गलतियों पर केंद्रित होना चाहिए। तो कैसे होगा जी, ये भी पूरा नेगेटिव है। उसके अलावा डी को देखो, त्रुटियों का होना टाला जाना चाहिए। तो कैसे टाल सकते हो जी आप लोग त्रुटियों के होने को, त्रुटि जब तक नहीं होगा आप कैसे सीखोगे। तो गलतियों से ही लोग सीखते हैं कि दोबारा उसमें गलती ना हो। तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को आप ध्यान से पढ़िए। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120 या ऑप्शन डी 83। और ये जो क्वेश्चन है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चों की बुद्धि लब्धि से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो टॉपिक है ना उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 120 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धि होगा। सबसे पहले बुद्धि लब्धि का ना आप लोगों को इसका सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप लोगों से अच्छे से बनेगा। ठीक है, और आप लोगों को ये जो क्लास है ना पिछला अपना क्लास में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि बुद्धि लब्धि नापने का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि नापने का जो सूत्र है ना वो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु होगा। क्या, तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु और गुना करके 100 हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में और कैसे करते हैं, तो वो MA होता है। क्या, तो MA बटा CA। तो MA का मतलब होता है मेंटल एज होता है और CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज होता है, और गुना करके क्या किया जाता है, 100 किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। हिंदी में लिखना चाहो ना तो आप लोग इसको नोट कर लेना। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो मानसिक
मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु होगा क्या, तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु और गुना 100 होगा। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो ना तो MA बटा CA। MA का मतलब होता है मेंटल एज होता है और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज होता है, और वो गुना करके 100 किया जाता है दोनों में। अब ये जो क्वेश्चन दिया है ना उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ना साइड में लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, MA करके लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सूत्र पता रहे। MA बटा क्या होगा, CA हो जाएगा, ठीक है। तो MA बटा CA हो गया और गुना करके हम लोग क्या करते हैं 100 ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद क्या दिया गया है सूत्र में, सबसे पहले देखो MA का मतलब क्या होता है मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु, ठीक है। तो मानसिक आयु क्या होगा, तो मानसिक आयु 12 दिया है, तो ऊपर में ऐसे आप लोग पहले 12 लिख लो। उसके बाद नीचे में देखो क्या दिया है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब क्या होता है क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है वास्तविक आयु होता है। तो बटा क्या है, तो वास्तविक आयु में यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 लिख लो नीचे में। उसके बाद गुणा 100 दिया, तो ऐसे गुणा करो और ऐसे 100 कर लो, तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो गणित का होता है वो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे से सॉल्व करोगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा और 10 दाम कितना होगा 100 हो जाएगा, तो ये 10 बार में जाएगा। अब ये दोनों को आपस में क्या करोगे, गुना करोगे, तो 10 बार में कितना होगा, तो ये दोनों जो होगा ना आपस में गुना हो जाएगा, 10 बार में 120 हो जाएगा। 120 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में है। समझ में आया आप लोगों को, दोबारा बता दे रहा हूँ, गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझिएगा और बनाइएगा, ठीक है। देखो इस प्रकार से अगर बुद्धि लब्धि को नापने वाला अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र पहले याद होना चाहिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो MA बटा CA हो जाएगा। MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज होता है, और वो गुना करके ऐसे 100 लिख लो, या तो हिंदी में लिखना चाहते हो तो ऊपर में लिख लो आप लोग MA मतलब जो मेंटल एज दिया है ना तो मानसिक आयु लिख लो यहाँ पर, और नीचे में शारीरिक आयु लिख लो, तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु और गुना 100 कर लो, तो ये इसका सूत्र हो गया। अब देखो इसमें प्रश्न में क्या बोला है, बच्चे की मानसिक आयु बोला है, तो ऊपर में मानसिक आयु लिखना है, तो मानसिक आयु कितना है 12 वर्ष है, तो ऊपर में 12 लिख लो, फिर बटा लिख लो। उसके बाद देखो शारीरिक आयु क्या दिया है या वास्तविक आयु का दिया है, तो वास्तविक आयु बोल लो या शारीरिक आयु बोल लो, दोनों सेम है, तो 10 दिया है तो ऐसे 10 लिख लो। उसके बाद गुणा 100 है तो गुणा 100 कर लो क्योंकि इसमें सूत्र में दिया है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों का बन गया। अब ऐसे स्ट्रक्चर को सॉल्व कैसे करते हैं गणित में, तो नीचे से सॉल्व करते हैं, नीचे से इस तरफ को, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 10 के एकम 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 दिया तो 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा। और उसके बाद 100 कितने में जाएगा, तो 10 बार में जाएगा, क्योंकि 10 दाम 100 हो जाएगा, तो ये 10 बार में गया। तो एक है वो इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो एक वैसे ही कट जाएगा, तो ये 10 बार में गया। अब बचा ये 10 बचा है और 12 बचा है, तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो 10 बार में कितना होगा, तो 10 बार में 120 हो जाएगा, दोनों आपस में गुना करेंगे तो 120 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C में है। समझ में आया आप लोगों को, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सूत्र को नोट करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन A सामान्य बुद्धि, ऑप्शन B श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन C मंद बुद्धि या ऑप्शन D सामान्य से अधिक बुद्धि। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर C मंद बुद्धि इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, तो एक जो बालक होगा ना उसका अगर बुद्धि लब्धि 85 के आसपास होगा या 85 होगा तो उसे मंद बुद्धि कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा देखो बुद्धि लब्धि को ना अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से बांटा गया है बुद्धि लब्धि के अनुसार, तो ध्यान रखना। 2-4 जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों को ध्यान रखना है 80 से लेकर के अगर 90 के बीच में जिन बालकों का बुद्धि लब्धि होगा 80 से 90 के बीच में वो बालक मंद बुद्धि कहलाएगा, तो ये आप लोगों को पहला नोट करना है। दूसरा, जिन बालकों का बुद्धि लब्धि 90 से लेकर के अगर 110 के बीच में होगा तो वो बालक जो कहलाएगा वो सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाएगा, तो ये नोट करना है।
तीसरा, जिन बालों का बुद्धि लब्धि 110 से लेकर के अगर 120 के बीच में है तो वो जो बालक होगा ना वो सामान्य से अधिक बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाएगा। क्या? तो 110 से लेकर के 120 के बीच में होगा ना तो वो सामान्य से अधिक बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाएगा। उसके अलावा एक कैटेगरी और है, चौथा, अगर जिन बालकों का बुद्धि लब्धि 120 से लेकर के 140 के बीच में होगा ना तो वो बालक श्रेष्ठ बालक कहलाएगा। तो इन चारों अलग अलग कैटेगरी को आपको नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके तैयारी को लेकर के, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है प्रॉपर इसमें। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा में बोला है कि 85 है, बोला है ना, तो 85 किन कैटेगरी के अंदर आ गया? तो देखो इसमें आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये जो है वो मंद बुद्धि लब्धि वाले बालक की कैटेगरी में आता है, ठीक है, 80 से 90 के बीच में। तो इसीलिए देखो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था इस टॉपिक में, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में ना फिर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना तो उसमें से इसी प्रकार से कूट वाला प्रश्न मैं लाते रहूँगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग अपना तैयारी कीजिए, ज़्यादा रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।